बेज़ादानियाँ या ओवरीज। ठीक है, ओवरीज जो हैं हम इसके ऊपर बड़ी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बड़ी बात कर चुके हैं कि ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, ऐसे ही है ना। फिर हमने बात की कि फॉलिकल्स के अंदर एक फॉलिकल डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट फॉलिकल का जो साइज़ है वो 3 सेंटीमीटर से कम होता है, मैक्सिमम साइज़ इसका 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर के सारे फॉलिकल हैं तो फॉलिकल छोटे होते हैं। डोमिनेंट फॉलिकल 2.5 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, डोमिनेंट फॉलिकल का साइज़ आप ऐसे लिखें कि 1.5 से 3 सेंटीमीटर के दरमियान होना चाहिए। डोमिनेंट फॉलिकल का साइज़ क्या होता है? 3 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर तक, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। ये आप लोगों को इल्म होगा, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए तो 15 मिलीमीटर होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर मैक्सिमम होना चाहिए तो 30 मिलीमीटर बनता है। वो ज़रब करना है 10 से। सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, मिलीमीटर छोटा यूनिट है। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, बात को फॉलो किया आपने। तो डोमिनेंट फॉलिकल या फॉलिकल्स ओवरीज के अंदर जो सबसे अहम चीज़ें होती हैं वो फॉलिकल्स होते हैं, जो हमारी अल्ट्रासाउंड रिलेटेड चीज़ें हैं। बाकी ओवरी के स्ट्रक्चर्स के अंदर ओवरी आर्टरीज होती हैं, ओवरी के अंदर वेसल्स होती हैं, ओवरी के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर जिसको स्ट्रोमा कहते हैं, वो हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ है फॉलिकल्स के साथ। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि जब 12वें-13वें दिन के अंदर मरीज़ को बुला रहे हैं कि फॉलिकल डोमिनेंट है कि नहीं। डोमिनेंट फॉलिकल है तो मरीज़ ठीक है, ओवरी का मसला नहीं है। अगर सारे फॉलिकल छोटे छोटे हैं तो इसका मतलब फॉलिकल डोमिनेट नहीं कर रहा, तो मतलब मरीज़ का यहाँ मसला है और गायनेकोलॉजिस्ट को बताओ कि ये मसला हल करो। ठीक है, तो इन ओवरीज वी आर कंसर्न विद फॉलिकल्स या डोमिनेंट फॉलिकल, ये याद रहेगा। अच्छा, अब ये देखें, अब वो बता रहा है कि हमने ओवरी देखते कैसे, प्रोब कैसे रखी है उसने जी, कौन सी है ये, लॉन्ग एक्सिस है शॉर्ट एक्सिस है? शॉर्ट एक्सिस में रखी हुई है प्रोब उसने। तो ओवरी आप कैसे देखते हैं? शॉर्ट एक्सिस में। आपको याद होगा कि ओवरी, अब देखें ज़रा एक इमेज में आपको मज़ीद दिखाता हूँ पिछली इमेजेस में से। ये पढ़िए ओवरी, ये क्या है जी सेंटर में? ये क्या है? यूट्रस है ना। ये क्या निकल रही है? ये फेमरी, हाँ। और ये नॉर्मल ओवरी है और ये ओवरी आगे बात पढ़ेंगे हम। अब लाजिम बात है, आप प्रोब को शॉर्ट एक्सिस में रखेंगे तो ओवरी नज़र आएगी ना आपको। अगर आप प्रोब को ऐसे लंबाई में रखते हैं, ऐसे लंबाई में, तो आपको ओवरी नज़र आ सकती है ऐसे लंबाई में? बोलो, फिर आपको यूट्रस से नज़र आएगा ना। यूट्रस का फंडस नज़र आ जाएगी और ये नज़र आएगा, सर्विस नज़र आएगा। जब प्रोब को आप ऐसे रखेंगे चौड़ाई में, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आपको दोनों ओवरीज या एक ओवरीज नज़र आपको, इसीलिए उसने प्रोब कैसे रखी हुई है। बात फॉलो की आपने, कॉन्सेप्ट बना कि कैसे प्रोब है ये यहाँ पे यूट्रस नज़र आ गई और ये उसको लेफ़्ट ओवरी नज़र आ रही है। लेफ़्ट ओवरी मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रोब ट्रांसवर्स रखते हैं तो इमेज आपकी मिरर इमेज होती है। ठीक है, ये मेरे हाथ का राइट बन रही है, तो असल में ये लेफ़्ट है। देखो ना, आप लोग अपने हाथ करके चेक कर सकते हैं कि ये यूट्रस है, ये राइट साइड पड़ी है, यूट्रस के राइट साइड पे है ना। तो आपको मैंने बताया था कि ट्रांसवर्स या शॉर्ट एक्सिस प्रोब जब भी रखेंगे तो मिरर इमेज बनती है। तो ये ओवरी लेफ़्ट है कि राइट है, बताएं जी। वाई इट इज़ लेफ़्ट? हमारे राइट में है तो ये लेफ़्ट ओवरी होगी।
जब आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे आपको इसमें फॉलिकल नज़र आता है या सिस्ट नज़र आती है, यहाँ पे आप देखते हैं तो आपने इसको लिख के भेजना है कि सिस्ट इज सीन इन लेफ़्ट ओवरी, इसलिए लेफ़्ट और राइट का डायग्नोज करना ज़रूरी है। ठीक है, आगे समझ, आगे चलते हैं। ये भाई फॉलिकल देखो कैसे नज़र आते हैं, फॉलिकल छोटे छोटे आ रहे हैं, छोटे छोटे दाने से काले काले कि नहीं नज़र आ रहे हैं? ये आ रहे हैं जी। और ये दरमियान में क्या है? ये इसको कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, ये हमारे कंसर्न नहीं है इसके साथ, स्ट्रोमा के साथ अल्ट्रासाउंड के अंदर। जैसे मैंने बताया कि ओवरी के अंदर फॉलिकल और स्ट्रोमा की ओवरी बनी होती है। स्ट्रोमा कहते हैं सेल्स को, जस्ट सेल्स जो है ना, नॉर्मल सेल्स, उनको स्ट्रोमा कहते हैं। ये स्ट्रोमा है, टिश्यू स्ट्रोमा, ये फॉलिकल्स हैं छोटे छोटे। तो एक ओवरी के अंदर 12 से 14 फॉलिकल्स होते हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा, लाखों की तादाद पैदा करती है, लेकिन हर साइकिल के अंदर 12 से 14 इस तरह मुख्तलिफ डिफरेंट ओवरी होते हैं, फॉलिकल होते हैं। लेकिन एक फॉलिकल डोमिनेट करता है, जो मेन चीज़ थी। ठीक है, इसके अंदर अभी फॉलिकल कोई डोमिनेट नहीं है। ये जो अल्ट्रासाउंड है ये समझ लें आप 8वें दिन का या 9वें दिन का है। अगर ये अल्ट्रासाउंड 13वें दिन का या 14वें दिन का होता तो फॉलिकल होता। क्यों डोमिनेट होता है? क्योंकि अब उसने ओवुलेशन की तरफ जाना था। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। ये समझ आ गया, डोमिनेंट फॉलिकल, स्मॉलर फॉलिकल हैं। अब हम देखते हैं कि ओवरी की पैथोलॉजी कौन कौन सी हैं, जो हम अब 100 में से 95 मरीज़ों के अंदर हम देख रहे होते हैं। अगर 100 मरीज़ आए हैं जिनको ओवरी की बीमारी है, तो उनमें से 95 मरीज़ों को जो बीमारियाँ होंगी वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, हम कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है कि हमने ही सारा मरीज़ देखना है। हमने तो जनरल मरीज़ देखने हैं, और जो 5% मरीज़ हैं वो हमने आगे निकाल के आगे भेज देने हैं फर्दर अल्ट्रासाउंड के लिए। ठीक है, 100 में से 5 अल्ट्रासाउंड ऐसे होंगे जो आपके जहन से ऊपर से गुजर जाएंगे, वो आप आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, अब एक बंदा जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, डिस्पेंसर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बुखार है दवा दे दिया उसको, एंटीबायोटिक दे दी उसको, पेन किलर लगा दिया। 100 में से 95 मरीज़ों की वो अर्निंग कमा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। 5 मरीज़ होते हैं जिनको कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ होती है, उसको डॉक्टर जान की तरफ भेज देते हैं। यही काम आपने और हमने करना है। ठीक है, अब ओवरीज कॉमन पैथोलॉजी, सबसे कॉमन पैथोलॉजी आपकी नज़र में ओवरी की क्या है? पढ़ लिया है? पहले से पता है ना? वेरी गुड। और एक और भी बहुत कॉमन पैथोलॉजी है, एक तो ओवेरियन सिस्ट और बताओ जनाब, वो भी सिस्ट है जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी। ये सुने ना, PCO सिंड्रोम, PCOS। ठीक है, तो समझ लें कि ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो 100 में से 95 मरीज़ों को, आपका एक्सपीरियंस है इस बारे में ना, कि 100 में से 95 मरीज़ों को ये मसला होता है कि नहीं? 95 तक होता होगा तकरीबन। 5 मरीज़ होंगे जो आप कहेंगे भाई आप आगे जाओ। ठीक है, अब ये सिस्ट कैसे नज़र आती है, ये देखें। सिस्ट कैसे नज़र आती है? हाइपरइकोइक होती है कि एनेकोइक होती है सिस्ट? एनेकोइक का क्या मतलब है अपने ज़ुबान में? काला नज़र आना। तो ये काला नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये लेफ़्ट ओवेरियन सिंपल सिस्ट। ठीक है जी, अगर इसका साइज़ 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम इसको कहेंगे लेफ़्ट ओवेरियन सिस्ट। अगर 3 सेंटीमीटर से कम है तो ये हो सकता है डोमिनेंट फॉलिकल। देखो ना, आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, मरीज़ आपके पास आता है 12वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन भी आता है, हो सकता है वो अंडर रप्चर ही ना हो, तो डोमिनेंट फॉलिकल होगा। लेकिन अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो आप क्या कहेंगे इसको? ओवेरियन सिस्ट। 3 सेंटीमीटर से कम है तो डोमिनेंट फॉलिकल। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये सिस्ट 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अगर ये 3 से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा नहीं होगी 3 से, ये वाली
3 से भी 3 गुना ज़्यादा लग रही है। तो ये भी कौन सी सिस्ट है? ठीक है, ये भी सारी सिस्ट हैं, ऐसी ही है। ये देखो 60 मिलीमीटर की सिस्ट है, 75 मिलीमीटर की है। तो 60 मिलीमीटर का कितने सेंटीमीटर होगा? 6 सेंटीमीटर। 75 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 7.5। पीछे आ जाएंगे पॉइंट आप, ठीक है। ये देखें, ये सिस्ट कितने लिखी हुई है, पढ़ें। तो ये क्या, ये डोमिनेंट फॉलिकल है। अगर ये कितना होता तो हम डोमिनेंट फॉलिकल सोच सकते थे। याद रहेगा ये फ़र्क? भूलेगा तो नहीं। अच्छा 8.7 क्या है ये? अच्छा 8.7 सेंटीमीटर है, तो कितने मिलीमीटर है ये? हाँ हाँ, 8.7 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 87 मिलीमीटर होंगे जनाब। देखो ना, एक इशारे उठा के आपने इधर लेके जाना है, बस ये 87 रह जाएगा, 87 मिलीमीटर। मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 8 सेंटीमीटर में कितने हैं? 8 ज़रब 10 80 हो गए। तो 0.7 जमा 7 मिलीमीटर जमा कर लें, 87 मिलीमीटर, ठीक है। जैसे अभी इन्होंने बताया था, ये मैंने आपको पीछे में दिखाई है कि 75 है। 75 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 7.5। तो 7.5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 75 मिलीमीटर होंगे। तो मुश्किल तो नहीं है ना, मतलब एक इशारिया उठा के आपने इधर इधर लेके ऐसे घुमाना है। जस्ट आपने पॉइंट जो है ना, पॉइंट या इशारिया जिसको कहते हैं, उसको उठाना है आपने। अब जैसे 60 मिलीमीटर है, तो ये अब देखें, $60 मिलीमीटर है। ये है आपका 6.0 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि 1 सेंटीमीटर इसमें कितने मिलीमीटर होंगे? ये जो इशारिया था, ये इशारिया उठा के आपने एंड पे ले गए, तो ये कितना बन गया? 60 मिलीमीटर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 75 मिलीमीटर है, ठीक है। इसमें कितने सेंटीमीटर होंगे? समझो एक इशारिया यहाँ पड़ा हुआ है, 75 का मतलब इशारिया यहाँ पड़ा हुआ है ना। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो वो इशारिया आपका पीछे आ जाएगा, तो सेंटीमीटर। अगर इसी तरह ये बन जाता है 91 मिलीमीटर, ये मिसालें दे रहा हूँ, इसमें कितने सेंटीमीटर होंगे? तो ये वाला जो इशारिया था, समझ लो ये वाला इशारिया यहाँ पे आ जाएगा, मतलब बदला कुछ भी नहीं, जहाँ इशारिया बदला है। इसी तरह अगर 54 सेंटीमीटर है, उसमें कितने मिलीमीटर होंगे? ये वाला जो इशारिया था ना, इशारिया आप सपोज कर रहे हैं, ये वाला इशारिया उठ के, तो ये कितना बन जाएगा? 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही है। ये था मिलीमीटर। 54 मिलीमीटर में 5.4 सेंटीमीटर होंगे। अब मज़ीद तो ना इस पर बहस करूँ मैं, समझ आ गई है? गुड। तो हम ये आपसे बात कर रहे थे यहाँ तक, ये हमने इमेज देख ली थी, सिंपल ओवेरियन सिस्ट। ये आप अब आ जाएगा, देखना आपको इतनी बड़ी बड़ी थैलियाँ नज़र आएंगी, आप जैसे ही प्रोब रखेंगे नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये सिस्ट कौन सी है जी? ये क्या नीचे लिखा हुआ है? हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट। एक सिस्ट सिंपल भी हो सकती है, ये सिंपल है बिल्कुल काली काली, ठीक है, ये देखो। और ये इस तरह की भी हो सकती है, कोई ना कोई दरमियान में कुछ नज़र आ रही है ना चीज़ें। तो हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट का क्या मतलब है?
सर ये ब्लड को बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। मतलब उसमें सिर्फ पानी होता है जिसमें ब्लड भी हो सकता है पानी। ज़बरदस्त, उसमें सिर्फ पानी है, इसमें ब्लड होगा। ये ब्लड की वजह से इस तरह नज़र आ रहा है ये, ठीक है। तो हेमरेजिक ओवरियन सिस्ट, ये देखें, ये हेमरेजिक ओवरियन सिस्ट की इमेज है ये भी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट होती है एक, ठीक है, ओवरी के अंदर होती है। अब कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट कौन सी होती है, इसके ऊपर थोड़ा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला लेक्चर थोड़ा सा अभी ये मैंने पढ़ाया है, उसको माइंड में रखना पड़ेगा आपको। कॉर्पस ल्यूटियम बनता कैसे है ये बताओ मुझे। फॉलिकल रिलीज होता है तो बताओ। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, वेरी गुड। बिल्कुल, डोमिनेंट फॉलिकल में से अंडा निकला तो इस तरह की शक्ल मिली आपको, जिसको हमने क्या कहा था, कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन। उस फेज़ को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, सिक्रीशन हो रही है, वेरी गुड। अब हमने बात, हम पढ़ रहे हैं ओवेरियन सिस्ट, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, सिंपल सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट। अब कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट ये कब बनेगी, लास्ट कॉमन सेंस की बात है, जब उसमें से अंडा निकला 14वें दिन के बाद। आप मरीज से पूछेंगे बीबी तेनों डेट कदा आई सी, वो बताती है 1 अक्टूबर को। अब 14 अक्टूबर तक तो कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट नहीं बन सकती ना, कॉमन सेंस है ना, बस इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, क्योंकि अंडा ही नहीं निकला। 14 दिन जब गुजर गए हैं, ओवुलेशन उसकी हो गई है, 15वें दिन आप सोच सकते हैं कि यार कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट हो गई है। अब वो अगर सिस्ट, उसका साइज़ आपको मिल रहा है 3 सेंटीमीटर से, लैंडमार्क क्या है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर इज़ अ लैंडमार्क, ठीक है। अब वो अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिल रहा है आपको, तो वहाँ पे वो सिस्ट क्या कहलाएगी, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, और ये नॉर्मल सिस्ट है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा सिस्ट, और ये प्रेगनेंसी के अंदर भी हमें मिलती है। ये लिख लें आप, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ख़त्म होने तक 12 से 14 वीक तक ये रहती है। बारह से 14 वीक तक ये रहती है, और ये आपको मिल सकती है, ये लाजमी नहीं है कि रहे। कोई ऐसे मरीज़ आपके पास आएंगे जिनमें से ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगा, मरीज़ की 14 हफ्ते 15वां हफ्ता मरीज़ को लगेगा, तो ये ख़त्म हो जाती है, फट जाती है, रिग्रेस कर जाती है, और ये नज़र आना बंद हो जाती है, ठीक है। अगर 14 हफ्ते के बाद भी आपको ओवेरियन सिस्ट मिलती है, तो आप उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजें कि जी अभी भी मुझे सिस्ट मिल रही है, अब तो नहीं मिलनी चाहिए, तो ज़रा इसको ज़रा चेक एंड बैलेंस करेंगे, ये क्या है, सिस्ट क्यों है ये, ठीक है। ये समझ आइए आपको। सिस्ट हमेशा कब होती है, जब 3 सेंटीमीटर से साइज़ उसका ज़्यादा हो, ये याद रहेगी ना बात। 3 सेंटीमीटर लैंडमार्क है आप। और सिंपल सिस्ट जो है ये परेशानी वाली कोई बात नहीं होती, ठीक है। लेकिन कुछ मरीज़ों में ये तंग कर रही होती हैं, जिसमें को आपने देखा होगा ब्लीडिंग के केसेस आ रहे होते हैं, ठीक है, पेन के केसेस आ रहे होते हैं, लेकिन ये मेजॉरिटी केसेस के अंदर नहीं तंग करती, पड़ी रहती है ये, ठीक है। जिस मरीज़ को सिम्टम आती है उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जिसको सिम्टम नहीं आती है उसका ट्रीटमेंट नहीं करते। और वो चेक भी करा चुके होते हैं, कोई मतलब सोई वगैरह कुछ भी सिम्टम नहीं है, ना कॉलेज से वो भी क्लियर कर देती है, रेडियोलॉजिस्ट से भी चेक करा चुके होते हैं, जी जी भी क्लियर होते हैं। यूट्यूब पर सारे बीमार होता है, उसमें कोई आते हैं ना मसले, जी
आते हैं ना, मतलब देखो पेन की काफ़ी सारी वजूहत है, हज़ारों वजह। सर क्या मतलब क्या देना चाहिए कि पेन कम हो? काफी तो कहते हैं कि चीज को देखिए मेरी बात सुने आप लोग, एंटीडोट के दे देते हैं। आपने ये केस देखे हैं ना, अपनी ज़िंदगी में केस देखे हैं आपने। अब दवाई देना ये अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हमारा ये काम नहीं है दवाई हमने देना। बाज़ आपने केसेस ऐसे देखा गायनोकोलॉजिस्ट दवाई दे दे के थक जाती है, मरीज का पेन रिलीज नहीं होता। लेकिन पेन उसी की तरह सर ये वजूहत कौन बात है क्यों होती है पेन? नहीं वजूहत तो मैं अभी बता रहा हूँ, काफ़ी सारी वजूहत है ना पेन की। पेन क्रैम्प्स की वजह भी तो हो सकता है, क्रैम्प्स भी तो हो सकते हैं ना, आपकी जो फिलामेंट ट्यूब है उसके अंदर क्रैम्प आ जाए। क्रैम्प समझते हैं आप? क्रैम्प कहता है कि मसल्स का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, मुड़ जाना मसल्स का, उसकी वजह से पेन हो सकता है। पेन किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से भी हो सकता है, जो लैब रिपोर्ट के अंदर नॉर्मल आ रहा हो। मतलब आपने एक बैक्टीरियल टेस्ट कराया, आपने किसी बैक्टीरिया के लिए करवाते हैं ना हम, यूरिन टेस्ट करवाया, कोई बैक्टीरिया की रिपोर्ट आ जाए, कोई वायरस आ जाए, कराते हैं ना। लेकिन अगर वो लैब की रिपोर्ट गलत हुई, हो सकता है ना, तो गायनोकोलॉजिस्ट कोई और दवाई दे देगी उसको, लेकिन वो पेन वो बैक्टीरिया या वायरस कर रहा होगा, फीवर कर रहा होगा, सिम्टम आ रही होंगी। मेरी बात फॉलो किया आपने? लेकिन उस केस के अंदर अल्ट्रासाउंड तो नॉर्मल आ रहा होगा। अब अल्ट्रासाउंड के अंदर क्रैम्प्स नज़र नहीं आते, ठीक है। बैक्टीरिया, डॉक्टर को लैब की रिपोर्ट में बैक्टीरिया मिली नहीं, लैब वाले ने रिपोर्ट लिख के भेज दी नॉर्मल, नो बैक्टीरिया सीन, लेकिन बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद हैं। ऐसे होता है कि नहीं? रिपोर्टें गलत नहीं आती? सर होता है ना, रिपोर्टें गलत आ जाती हैं। मैंने खुद इतने मरीज़ देखे हैं कि उनकी कोई ना कोई लैब की, सीटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें गलत आ जाती हैं। बेचारी जो डॉक्टर दवाई दे थक जाता है, वो कहीं और लाइन पे चढ़ा होता है, मसला उसको कोई और होता है। बात करने का मकसद ये है कि देखें पेन की बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारी किस्में हैं, वो उन्होंने ढूंढना है। सर मतलब इससे कोई प्रॉब्लम हल नहीं है, पेन होना है बस, होते ही रहेगा। नहीं क्या हल है? कोई हल नहीं। मेडिकेशन देंगे, फिर उसको इस तरह आपको पता है कि पेन की कैटेगरीज बनाई हैं उन्होंने, इनिशियल, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, है ना मेडिकेशंस, तो वो उसके होती है ना। सर दूसरा पेन किलर ले एक 12-10 घंटे 6 घंटे उसमें असर किया, 6 घंटे के बाद वही पेन दोबारा शुरू। पेन की बात करें नॉर्मल मेंसेस पेन की भी देखिए काफ़ी सारी वजूहत हैं, लेकिन आप उसको इस तरह समझें, जो आपने सीखना है समझना है वो गायनोकोलॉजिस्ट का काम है। पेन क्यों है? क्योंकि ये अब हम इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। ये आपने जो ये सवाल, ये लर्निंग है ना, ये आपने गायनोकोलॉजिस्ट से लर्न करनी है। ये बात, ये लर्न हम बीइंग अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता आपको, मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मैं आपको ये लर्न नहीं करा सकता, क्योंकि ये मेरे डोमेन नहीं है। लेकिन हर बंदे की डोमेन है ना, हर बंदा आपको हर चीज़ नहीं सिखा सकता, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि अल्ट्रासाउंड में क्या है, कैसे है, क्यों है, वो चीज़ मैंने आपको बतानी है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपका अभी भी माइंड में परसिस्ट है तो उसको आप गायनोकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें कि मैडम ऐसा क्यों होता है। अब मेरे पास अल्ट्रासाउंड आते हैं ना, मैं क्या करता हूँ, मैं उसको देखूँगा अल्ट्रासाउंड के अंदर मसला है कि नहीं, उसके बाद मैं अपने जहन को सुकून में ले आता हूँ, मैं सोचता तक नहीं हूँ कि क्यों है, क्योंकि मेरा ये काम ही नहीं है। मुझसे जो एक्सपेक्टेशन थी कि यार अल्ट्रासाउंड में फाइब्राइड मिस ना हो, अल्ट्रासाउंड में सिस्ट मिस ना हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ये मिस ना हो मेरे से। अब मैं अगर गायनोकोलॉजिस्ट का काम करने लग जाऊंगा तो मेरे अपने काम में मसला आ जाएगा। बात फॉलो कर रही हैं आप? मेरा जो काम है, मैंने उनको ये बता के भेजने कि अल्ट्रासाउंड ठीक है जी, अब आप ढूंढ करो, सब जो आता है वो ढूंढता फिरे। अब उसका हेडेक है ना, मरीज़ उसका, तो उसका हेडेक है, वो जो मर्जी मेडिसिन दे। तो मेरी बात फॉलो की आपने कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये मैं नहीं दे सकता, ये अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट का काम नहीं है, ये काम गायनोकोलॉजिस्ट का है। इसका आंसर आपको गायनोकोलॉजिस्ट देगी, जिनके साथ आप ड्यूटीज़ कर रही हैं। आप उनसे पूछें कि मैडम ऐसा क्यों होता है, गाइड करें, क्या मेडिसिन, क्या फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, या रीजंस क्या हैं, वो गाइड करेंगे। तो बात हम कर रहे थे फॉलिकुलर सिस्ट की और कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट की, ठीक है। तो सिस्ट ज़्यादातर तंग नहीं करती, नॉर्मल होती हैं, ये फिजियोलॉजिकल होती हैं। कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट 14वें हफ्ते तक रहती है, 14वें हफ्ते तक ये प्रोजेस्टेरॉन पैदा करती है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन पैदा करता है, तो 14वें हफ्ते तक ये प्रोजेस्टेरॉन पैदा कर रही होती है। 14वें हफ्ते के बाद बॉडी के अंदर, मदर के अंदर प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है। फिर प्लेसेंटा क्या करता है,
प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। इसको लिख लें आप एक लाइन में। 14वें हफ्ते से पहले कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन को, 14वें हफ्ते के बाद प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है प्लेसेंटा। तो यहाँ पे आपका लैंडमार्क है 14वां हफ्ता, 14 वीक। ठीक है, आपने यहाँ पे जो लाइन याद रखनी है, 14 वीक क्या होता है? 14 वीक से पहले कॉर्पस ल्यूटियम या कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट प्रोजेस्टेरॉन पैदा करती है, और 14 वीक के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन है उसको सिक्रीट कर रहा होता है प्लेसेंटा। ठीक है जी, याद रहेगी ये बात? नेक्स्ट टाइम मैं सुनूंगा आपसे ये चीज़ें। ठीक है जी। अब ये देखें, ऐसे सिस्ट नज़र आती है, ये नॉर्मल ओवरी है, ये ओवेरियन सिस्ट ऐसे थैली बन गई पानी की। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, काफ़ी सारी थैलियाँ हैं ना, 1 2 3 4 5 है ना, तो पॉलीसिस्टिक ऐसी होती है। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी इसमें लिखें, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की हेडिंग दें PCOS। इसमें क्या होता है कि आप जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इसमें 12 और मोर फॉलिकल आपको मिलेंगे, 12 या उससे ज़्यादा फॉलिकल्स इन ईच ओवरी। measuring 2 to 9 mm in diameter। 9 mm in diameter। इसकी क्या लाइन समझ आइए आपको कि आपको कितने फॉलिकल मिलेंगे? 12 से ज़्यादा। पोली का मतलब क्या होता है? ज़्यादा होता है ना, पोली का मतलब ज़्यादा होता है ना, पॉलीसिस्टिक या पॉलीसिस्टिक का मतलब ज़्यादा थैलियाँ। तो कितनी ज़्यादा? 12 से ज़्यादा होंगे, 13 15 17 18 19 20 21 22 कोई भी हो सकती हैं। अब उनका जब आप साइज़ मेजर करेंगे तो साइज़ क्या होना चाहिए? 2 से, मतलब एक, ये देखें ना, ये आपने गिनती की तो ये आपको मिल गई 12 से ज़्यादा, 13 14 15। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, आपने काउंटिंग कर ली। अब आपने इनका साइज़ देखना है कि क्या 2 से 9 के दरमियान है सबका साइज़। अब इसका साइज़ यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। आपको तजर्बा जब हो जाएगा ना, तजर्बे के साथ खाली देख के पता लग जाएगा साइज़ बड़ा है इसका। ठीक है, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 2। आप कहेंगे यार 12 फॉलिकल हैं और सबका साइज़ 2 से बड़ा है और 9 से कम है, तो इट इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिख के भेज देंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का शक है मुझे, मज़ीद इस पर वर्क करें आप। ठीक है, फिर गायनेकोलॉजिस्ट अपने अकॉर्डिंगली इसके ऊपर वर्क करेगी, उसको कंफर्म कर लेगी एक रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड करवा के। आपने मरीज़ को रेफ़र कर दिया, आगे चला गया मरीज़। अब मरीज़ के मतलब कितना बेनिफिट किया ना आपने, देखा आपने डायग्नोसिस, इनिशियल डायग्नोसिस आपने दिया है। देखें आप, ये ना आपका जो काम ये नहीं है कि आपका हतमी काम कभी भी नहीं होता। अब मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ, मेरा कोई काम हतमी तो नहीं होता ना। मैंने उस दिन केस किया, लिवर के अंदर मुझे मैस नज़र आया। मैंने उसे कहा भाई आपके जो बाबा है ना, इसको लिवर के अंदर मुझे कैंसर नज़र आ रहा है, अब क्या उसका इलाज वहीं शुरू हो जाएगा? नहीं। मैंने उसे कहा अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका क्या करवाना है? CT स्कैन। वो बनों से CT स्कैन कराया, रिपोर्ट के अंदर कैंसर आ गया। कैंसर कौन सी टाइप का है, कैंसर कितना फैल चुका है, कैंसर का नाम क्या है, सारी डिटेल आ गई। उसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ। बात कर रहे हैं, मकसद ये है कि अब आप सोचो कि यार मेरा क्या कमाल है, फिर आपका ये थोड़ा कमाल है कि आपने एक मरीज़ को बेचारे को सही डायरेक्शन में लगा दिया है, ये कमाल नहीं है।
आप उसको कहते घर जाके सो जा बीबी आराम कर, उसका मसला बना रहता। तो आपने मरीज़ को आगे फर्दर भेज दिया, उसका ट्रीटमेंट चल पड़ा, वो ठीक हो गया, उसका सवाब आपको मिलेगा, उसकी दुआ आपको मिलेगी, वो दुआ देगा कि चलो जी बाजी ने मुझे कम से कम सही टाइम के ऊपर जल्दी मुझे बता दिया, मेरा जल्दी इलाज हो गया, मेरी ज़िंदगी बच गई, मेरी प्रेगनेंसी हो गई, फर्टिलिटी हो गई, तो वो यकीनन आपको दुआएं देगी। अगर हर बार आप उसको चल घर जाके सो जा, घर जाके सो जा, 2 4 5 साल उसके ज़ाया कर दो, पेन किलर दे के, मेडिसिन दे के, सिम्टम रिलीज़ कर दो, तो कोई नेकी ना हुई। बात चालू हुई है। तो ये पॉलिसी अभी समझ आ गई जी। PCOS क्या होता है, कैसे अल्ट्रासाउंड में नज़र आता है। ओवेरियन सिस्ट और पॉलीसिस्ट, ये दो अहम चीज़ें हैं जिसको आपने देखना होता है ओवरी के अंदर। ये देखें, इसकी कुछ इमेजेस हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 काफ़ी सारे हैं, ये 15, ये भी 13 14 है, 15 है, ठीक है, ये डिफरेंट है, ठीक है जी। और सबका साइज 2 से 9 mm के दरमियान है। तो ये ऐसे नज़र आती है, इमेज याद रख लो माइंड में कि ऐसे नज़र आती है PCOS, ठीक है। ये देखें, ये फर्दर इमेजेस हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात आपको ट्रांस एब्डोमिनल पर अगर अच्छा नज़र नहीं आता तो मरीज़ के लिए ये कौन सा अल्ट्रासाउंड है, इसको हम कहते हैं ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ये उसने वेजाइना से प्रोब रखी, यहाँ से साउंड वेव जा रही है ना, ये ओवरी के ऊपर आके पड़ी और ये इमेज आपको हासिल हुई, ठीक है। तो TVS, ठीक है जी। ये वही पुरानी बात है, मैंने अपनी बुक से इमेज निकाली हुई थी, ये चीज़। अच्छा, ओवरी के अंदर मेन चीज़ें आपको सिंपल ओवेरियन सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या कोई कैंसर हो सकता है, मैस नज़र आ जाए तो लिख देंगे आप मैस इन ओवरी। ये 3 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी, 4 सिंपल लिख लो बेशक इसको, ताकि ये आपको माइंड में रहे 4 चीज़ें। सिंपल सिस्ट, सिंपल ओवेरियन सिस्ट, हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट, PCOS और ओवेरियन ट्यूमर। अगर आप लोग इतना काम कर लें जितना मैंने आपको बताया, तो आपका अपने मोहल्ले की औरतों पे बड़ा एहसान होगा, बड़ी दुआएं मिलेंगी आपको। सिंपल हेमरेजिक ट्यूमर और PCS, सिंपल हेमरेजिक PCOS और ट्यूमर, ठीक है। वो मैस की तरह का होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा मैस होगा। ये आपने देखा है मेस्ट्रुअल सर्कल, किधर गई, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं वाइट वाइट आ रहा है कि नहीं नज़र, ये चिटा चिटा तीर के निशान, इस तरह का मैस हो सकता है, ठीक है। मैस की कोई भी शेप हो सकती है, जैसे ये सारा इमेज नज़र आ रही है ना, ये काला काला पूरा, इस शेप का भी मैस हो सकता है। इसको कहते हैं हम होमोजीनस या हाइपोइकोइक मैस, ठीक है। मैस काला भी हो सकता है, ज़्यादा चिट्टा भी हो सकता है, हेट्रोजीनस भी हो सकता है। तो ये चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है, 3-4 चीज़ें आपने जहन में रखनी है, तो ये आपकी ओवरी क्लियर हो जाएगी। एडनेक्सा में मैंने आपको बताया था कल्डी सैक में फ्लूइड, पोस्टीरियर कल्डी सैक देखना है, वो फ्लूइड आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फ्लूइड आपने देख लिया, ओवरी आपने देख लिया, ओवरी देखनी आ जाएगी, अब समझ आ गई है क्या देखना है आपने। सिस्ट मैस 2 चीज़ें देख लो आप मेन, ठीक है। सिस्ट लेकिन उन तीनों को आप एक ही कैटेगरी में डाल दो ना, ओवेरियन सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट या पॉलीसिस्ट, सिस्ट या फिर मैस। ज़हन को आपने हल्का कर लिया ना कि मैं देख रही हूँ सिस्ट मुझे नज़र आ नहीं, सिस्ट तो नहीं है, ओके, ओवरी ओके, मैस भी नहीं, ओवरी ओके, आपकी रिपोर्ट में ओवरी ओके हो गई। अब आपने देखा क्या पोस्टीरियर कल्डी सैक देखा, वहाँ पे फ्री फ्लूइड नहीं मिला, तो आप लिखेंगे नो फ्री फ्लूइड सीन इन कल्डी सैक, ये भी ओके। यूट्रस आप पहले देख चुकी हैं, यूट्रस में फाइब्राइड है कि नहीं, वो भी ओके, कोई सिस्ट है कि नहीं, वो भी ओके। तो अल्लाह खैर करे, आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड कंप्लीट है। 3-4 मिनट का 5 मिनट का काम है, नहीं समझ आई।
तो जो आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड में जब आप मुझे बताएं, आप यूट्रस में आप कौन सी चीज़ें देखेंगे? यूट्रस में क्या देखेंगे आप यूट्रस में? अब आप लिखें थोड़ा सा, मैं ना आपको कहते नहीं समरी, शॉर्ट समरी नहीं कहते। अब मैं चाहता हूँ पेल्विक अल्ट्रासाउंड की एक शॉर्ट समरी बना ले हूँ। इसको आप लिख दो, पेल्विक अल्ट्रासाउंड शॉर्ट समरी। तो पीछे मैंने डिटेल पढ़ा ना, अब शॉर्ट समरी बनाएं यूट्रस। अब आप यूट्रस का मायना कर रही हैं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड शॉर्ट समरी, हेडिंग आ गई यूट्रस की, ठीक है। उसके नीचे आप लिखें, यूट्रस के नीचे लिखें आप यूट्रस में सबसे पहले उसका मेजर करेंगी साइज। ऐसे ही है, ऐसे ही है। यूट्रस का साइज क्या है? नंबर 1। नंबर 2 आप देखेंगी यूट्रस पोजीशन। यूट्रस आगे कॉमा दे के ब्रैकेट दे के लिखें एंटीवर्टेड कॉमा रिट्रोवर्टेड। ये आपने देखना है ना। फिर आप देखेंगी फिर क्या देखेंगी आप? थोड़ा सा आप भी तो बताओ, फिर क्या देखेंगी आप? वेरी गुड। को सिस्ट तो नहीं है यूट्रस में? लिखें सिस्ट, लिखें सिस्ट इन यूट्रस, जो कि गार्डनर सिस्ट, या लिख दिया सिस्ट, लिख दिया आपने। सिस्ट की हेडिंग दे दी। नंबर 3 आप क्या देखेंगी? कोई सिस्ट तो नहीं है उसके अंदर। उसके आगे नंबर 4 आप क्या देखेंगी? फाइब्राइड तो नहीं है कोई। ठीक है। तो ये आपका यूट्रस कंप्लीट हो गया। एक समरी ऐसी है जी, यही चीज़ें हमने पढ़ी थी। ये देखें, ये वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। बल्कि यूट्रस है, यूट्रस का साइज़ मेजर कर लिया आपने। कॉमन पैथोलॉजी में फाइब्राइड्स आ गए। और आप फिर इसमें देखेंगी एंडोमेट्रियल थिकनेस, ये भी लिख लें आप 5वां, एंडोमेट्रियल थिकनेस। नंबर 5 आप एंडोमेट्रियम देखेंगी आप कि आया वो 16 mm से ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि कैंसर हो सकता है एंडोमेट्रियम का। एंडोमेट्रियम पॉलिप हो सकता है, मैंने पढ़ाया आपको। हाइपोप्लेजिया हो सकता है। तो ये 5 चीज़ें आपने देखनी है। तो आपका समझ लें कि यूट्रस का अल्ट्रासाउंड आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही जी, ये आसान हो गया ना आप समझना आपके लिए। दूसरी हेडिंग आप बनाएं। आप जा रही हैं एडनेक्सा की तरफ। यूट्रस देख लिया, आप देखना है एडनेक्सा। एडनेक्सा में आपने देखना है कल्डिसैक। एडनेक्सा में आपने देखना है पोस्टीरियर एंड एंटीरियर कल्डिसैक फ्लूइड देखना है आपने कि है कि नहीं। फ्लूइड इन पोस्टीरियर एंड एंटीरियर कल्डिसैक। फ्लूइड इन पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। तो ये आपने देख लिया, समझ आ गई जी। उसके बाद एडनेक्सा में आप क्या देखेंगी? ओवरीज। ओवरी में आप देखेंगी सिस्ट या मैस। आगे जी समझ। अभी टोटल जहाँ तक मुझे ये आपको बताते बताते याद हुई हैं, तकरीबन ये 8 चीज़ें बन रही हैं। 8 बनी हैं, 8 पॉइंट बनाए हैं ना टोटल। 5 यूट्रस के पॉइंट हैं, 1 पॉइंट कल्डिसैक का बना है, 6 हो गए। 2 पॉइंट बने हैं और टोटल 8 पॉइंट हैं। अब ये 8 पॉइंट आपको फिंगर टिप पे याद रहेंगे। जब भी आप अल्ट्रासाउंड कर रही होंगी ये 8 पॉइंट आपको याद रहेंगे।
आपके माइंड में ये 8 पॉइंट फिंगर टिप जब आप प्रोब रखें ना, तो पहले आपने यूट्रस के 5 पॉइंट के ऊपर नज़र डालनी है। यूट्रस का साइज़, यूट्रस की पोजीशन, यूट्रस का फाइब्राइड मैस, एंडोमेट्रियम और सिस्ट। जब ये आपने चीज़ें 5 देख ली तो आपने यूट्रस के ऊपर जो कमेंट किया है इंशाल्लाह वो कमेंट आपका ठीक होगा। ठीक है, आप जब साइज़ मेजर करेंगे तो आप बता सकते हैं कि बल्कि यूट्रस है या स्मॉलर यूट्रस है या फाइब्राइड है कि नहीं। सिस्ट का आप बताएंगे है कि नहीं। बड़ा आसान हो जाएगा फिर माइंड में चीज़ें, रट्टा मारना है इसको। मैं आऊँ तो आपने सोचा समझा अगले लेक्चर में मुझे ऐसे सुनाना है, ये ज़ुबानी फिंगर टिप पे होगा आपके। 8 के 8 पॉइंट आपने सुनाने हैं। मैंने कहना जी 8 पॉइंट सुनाओ मुझे, ठीक है, सुना लेंगे। ये 8 पॉइंट अगर आपको याद हो गए ना, इंशाल्लाह आप अल्ट्रासाउंड की पहले भी अल्ट्रासाउंड करना आपके लिए मसला नहीं रहेगा। ऐसे ही जी, छुट्टी करें या अगला फर्स्ट टाइम ऐसा अल्ट्रासाउंड शुरू कर दूं? बताओ जी मैडम को सर। नेक्स्ट कौन सा लेक्चर है? मुझे इनका चेहरे से पता लग रहा था कि बैठी हैं बोरियत, थकावट। नेक्स्ट लेक्चर आपका है फर्स्ट सेमेस्टर अल्ट्रासाउंड का, ये वाला। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम फर्स्ट सेमेस्टर अल्ट्रासाउंड कर लेंगे। उससे नेक्स्ट में हम उससे नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि 2-3 पेशेंट कर लेंगे। अगला लेक्चर हमारा बुध को होगा। ठीक, छुट्टी करें जी, दुआ में।